आज जिस कोर्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोर्स कोड है GPB 312 और ये 1+0 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थ्योरी है। आज हम शुरू करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें समावेशित हैं, एक है प्रॉपर्टी और एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस रूप में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी जायदाद, संपदा या धन दौलत। जायदाद या संपदा वह वस्तु या वस्तुओं का समूह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से कब्जा या अधिकार होता है या कंट्रोल होता है कि वह व्यक्ति या वे व्यक्ति नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु का कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों को उन वस्तुओं का उपयोग न करने देने के लिए भी वो अधिकृत होते हैं। साथ ही उस वस्तु या उन वस्तुओं की मिल्कियत या स्वामित्व को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित या स्थानांतरित करने का भी अधिकार उनके पास होता है। अब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन होता है? वह एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का समूह जिनको किसी वस्तु या वस्तुओं से संबंधित इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हों जैसा प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं, वो उक्त संपदा के या उक्त संपत्ति के ओनर कहलाते हैं या स्वामी कहलाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंगिबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इनटेंगिबल प्रॉपर्टी। टेंगिबल प्रॉपर्टी को हम हिंदी में स्पर्शगम्य, अनुभवगम्य या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, या भौतिक संपत्ति भी होती है। इनटेंगिबल मीन्स जिसका कोई रूप नहीं हो, अमूर्त हो, जो अगोचर हो, या अभौतिक जो संपत्तियाँ होती हैं उनको हम इनटेंगिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। टेंगिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो साकार वस्तु के रूप में या भौतिक रूप में उपस्थित हो या जिसको महसूस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मकान है, दुकान है, कोई भूमि है, या कैश है, या कोई बिल्डिंग है, या जो हमारे पास जेवर होते हैं घरों में वो हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं टेंगिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो ये भौतिक संपदा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इनटेंगिबल प्रॉपर्टी। इनटेंगिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको इंद्रियों के द्वारा, जैसे इंद्रिय, हमारी आँखें एक प्रकार की इंद्रिय हैं जिनको इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं किया जा सके, जो अगोचर हों, जिनको हम देख नहीं सकते हों, और जो भौतिक रूप में प्रकट न हों और जो दिखाई न दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी आविष्कार है, इन्वेंशन है, कोई भी रिसर्च पेपर है, किसी भी कार्य को करने की कोई नई विधि है, कोई इमेज है, कोई भी बौद्धिक संपत्ति, साहित्यिक या कलात्मक कार्य, मतलब लिटरेरी
और आर्टिस्टिक वर्क, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। हम किसको कहेंगे? यह एक प्रकार की अमूर्त या अभौतिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य के मस्तिष्क उपज या उसकी रचना या उसका क्रिएशन होती है। ये अभौतिक रूप में होती है तथा इसे संबंधित कुछ अधिकार होते हैं। ये भौतिक रूप से प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। कोई भी बौद्धिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज तथा रचना या क्रिएशन होती है और वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उस संपत्ति का स्वामी होता है। उस संपत्ति का स्वामी होता है। संपत्ति के स्वामी को उस संपत्ति का स्वयं उचित उपयोग करने या किसी अन्य व्यक्ति को नियमानुसार उपयोग करने देने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। बौद्धिक संपत्ति को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति अपने कार्य के बदले में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्राप्त करते हैं, जिनको वह अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस या असाइनमेंट द्वारा हस्तांतरित भी कर सकते हैं। वास्तव में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा किए गए जो क्रिएटिव एफर्ट्स होते हैं उनका परिणाम होता है। बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है जो प्राय भौतिक रूप में बदलकर प्रदर्शित की जाती है। जैसे किसी इन्वेंशन से संबंधित विचार अभौतिक या बौद्धिक संपत्ति है जिसका अंतिम रूप इन्वेंशन है जो भौतिक संपत्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुस्तक या शोध पत्र पर लेखक का कॉपीराइट होता है। किसी कंपनी के उस उत्पाद से संबंधित कोई लोगो है, किसी फसल की कोई भी नई प्रजाति है। अब सब डिविजन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ सब डिवीज़न होते हैं, जैसे कॉपीराइट प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। दो प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट के अंदर यह मनुष्य के मस्तिष्क का क्रिएशन ऑफ ब्रेन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सर्जन होता है जो निम्न प्रकार से किसी भी रूप में वो हो सकता है, जैसे आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड ओरिजिनल लिटरेरी वर्क इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटाबेसेस वर्क्स। नेक्स्ट, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स। कोई भी सिनेमा से संबंधित जो फिल्म होती हैं वो होती हैं। साउंड रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम होता है वो भी होता है कॉपीराइट के अंदर। फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, यह भी मनुष्य के मस्तिष्क का सर्जन होता है जो इन्वेंशन तथा औद्योगिक डिजाइन्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। अब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि वो कौन से अधिकार होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर उसके ओनर को प्राप्त होते हैं। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मस्तिष्क की उपज के संरक्षण के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स उनको होते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ये अधिकार एक निश्चित समय के लिए उपयुक्त संस्थाओं के द्वारा उस ओनर को प्रदान किए जाते हैं। आईपीआर से संबंधित जो ज्ञान था 19वीं शताब्दी में, तथा इस ज्ञान का जो विस्तार है वो 20वीं शताब्दी के अंत तक और अभी तक चल रहा है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया जाता है तथा एक निश्चित समय के लिए उस संपत्ति के कलात्मक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्जनों से प्राप्त लाभ के उपयोग का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। यह लाभ बौद्धिक क्रिएशन पर ही होता है। यदि ये क्रिएशन भौतिक रूप धारण करके किसी वस्तु में परिवर्तित हो जाएं, तो भौतिक वस्तु के ऊपर आईपीआर प्राप्त नहीं होता है।
नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपीआर का नेचर क्या है? जैसे ये अधिकार कलात्मक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्रिएशंस जो होते हैं वो एक निश्चित समय के लिए, मतलब ट्रेड सीक्रेट्स को छोड़कर एक निश्चित क्षेत्र में ही मान्य होते हैं। आईपीआर व्यापक या संपूर्ण संसार के स्तर पर मान्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो उस संपत्ति के स्वामी मान लिए गए होते हैं। नेक्स्ट, ये अधिकार व्यक्ति के मस्तिष्क की बौद्धिक उपज को प्राप्त होते हैं, न कि उस भौतिक वस्तु को जिसमें वह सर्जन, जिसमें वह क्रिएशन निहित होता है या उसमें समाया हुआ होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मौलिक विचार हैं, शोध पत्र के रूप में किसी शोध पत्रिका में या पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए, तो उस व्यक्ति का अधिकार जो होता है वो उसके जो मौलिक विचार हैं उनके ऊपर है, जो उसके मस्तिष्क के क्रिएशन का परिणाम है, उसके मस्तिष्क का जो सर्जन था उसका परिणाम है, न कि उस पत्रिका या उसके पृष्ठों पर जिसमें ये विचार प्रकाशित किए गए हैं। उस पुस्तक के ऊपर उस ओनर का कोई अधिकार नहीं होता है। उसकी जो बौद्धिक क्रिएशन होती है, जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशन जो उसकी होती है, उसी के ऊपर उसका अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वैज्ञानिक ने कोई नई वैरायटी निकाली, मान लो गेहूं की कोई नई वैरायटी निकाली है, तो उस वैज्ञानिक का जो बौद्धिक संपत्ति है, अधिकार गेहूं की उस प्रजाति के ग्रेन्स और सीड के ऊपर नहीं होता है, बल्कि उसके अपने मस्तिष्क की जो बौद्धिक उपज है, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है, उसके ऊपर होता है, जिसके कारण से वो नई वैरायटी को उसने रिलीज़ किया है। रिलीज़ करने के बाद उसके ग्रेन या बीज जो भी होते हैं उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम बौद्धिक संपत्ति को प्रकट कर सकते हैं। फिर आईपीआर संरक्षण के उद्देश्य, महत्व तथा आवश्यकता, एम्स, इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की? आवश्यकता इसकी इसलिए महसूस की गई क्योंकि टेक्नोलॉजी में तीव्र गति से लगातार विस्तार हो रहे हैं। बौद्धिक संपदा के विषय में भी जागरूकता बढ़ती जा रही है, जिसके लिए बौद्धिक संपदा के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके आईपीआर के महत्व में विस्तार से उसकी जानकारी होना स्वाभाविक है। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ नियम बनाए गए हैं। वो हैं जैसे बौद्धिक संपत्ति की क्रिएटर्स की रुचि तथा उसके उत्साह को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना, तो उसके कुछ एम्स होते हैं, जिसमें एक एम ये है। दूसरा है क्रिएटर्स को तथा उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए नैतिक तथा आर्थिक लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है सृजनात्मक नई तकनीकी को बढ़ावा देने वाली तथा आविष्कारशील क्रियाओं को इनकरेजमेंट प्रदान करना। नेक्स्ट, जनता को नई तकनीकी जैसे इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभों को पहुंचाना। नेक्स्ट, देश तथा विदेशों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष महत्व निभाना, जैसे फार्मास्यूटिकल है या प्लांट से रिलेटेड है। फिर फील्ड रिलेटेड टू आईपीआर। आईपीआर से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, आर्टिस्टिक और लिटरेरी तथा वैज्ञानिक कार्य। फिर है वैज्ञानिक आविष्कार, मानवीय जीवन से संबंधित टोटल इन्वेंशंस, कलाकारों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़, ब्रॉडकास्ट तथा फोनोग्राम्स, औद्योगिक डिज़ाइन, व्यावसायिक तथा सेवा प्रतीक जैसे ट्रेडमार्क्स और सर्विस मार्क्स या कोई भी व्यापारिक नाम। फिर अनडिजायरेबल कंपटीशन को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों को रोकने के लिए संरक्षण प्रदान करने वाले कार्य।